नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और बाजार में कुछ अच्छा इस समय एडटेक के साथ नहीं चल रहा है। एडटेक यानी कि एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर बेचने वाली कंपनियां, उनमें से हम भी एक हैं, लेकिन हम पॉपकॉर्न वाले हैं। चर्चा आज यूनिकॉर्न वालों की है। यूनिकॉर्न वाले अपने यूनिकॉर्न को बचा नहीं पा रहे हैं। उनका लग रहा है कि ये जो कॉर्न है ये संकट में है। चर्चा हो रही है बायजूस की, और चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि बायजूस भारत की उन कंपनियों में शुमार है जिन्होंने 1 बिलियन वैल्यूएशन, $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन भारत के अंदर प्राप्त की है। अगर देश के अंदर बात की जाए तो बायजूस वर्ष 2018 के अंदर यूनिकॉर्न बनी हुई कंपनी है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में इस समय 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनी है। 31 मई तक की बात करी जाए तो 108 यूनिकॉर्न कंपनी भारत में विराजमान है, जिनकी कुल वैल्यूएशन $340 बिलियन से अधिक है। और उनमें से बायजूस एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन कभी $20 बिलियन का क्रॉस कर गया था। आज यहां पर संकट के बादल मंडराए हैं, लेकिन पहले भी मंडराए थे, जिस पर हमने एक सेशन आप लोगों के साथ किया था अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। अगर आपको याद हो तो बायजूस के ऑफिस पर ईडी की रेड पड़ी थी, और हमने आज से 2 महीने पहले बताया था कि इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने अपने कुछ फंड अपने यहां से निकालकर, देश से निकालकर दूसरे जो आइलैंड कंट्रीज हैं या दूसरे देशों के अंदर जो अकाउंट्स है वहां पर ट्रांसफर कर दिए थे, जिसके कारण ईडी का इन पर रेड पड़ा था। असल में बहुत दिनों से बायजूस के साथ जो संकट आ रखा है वो ये है कि ये लोग मार्केट में जो अपनी पहचान लेकर उतरे थे उसे अब डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि जहां तहां देखो बायजूस दिखाई दे रहा था, चाहे फिर शाहरुख खान के द्वारा वीडियो विज्ञापन के माध्यम से हो, या आईपीएल के मैचेस हो, या फिर आईसीसी क्रिकेट हो, या फीफा वर्ल्ड कप हो, जहां तहां पर बायजूस ही बायजूस नजर आ रहा था। लोगों को यह लग रहा था कि ये एडटेक कंपनी ऐसा दे क्या रही है, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से मिलाकर के इस कंपनी ने लोगों को क्या दिया। वो कंपनी जिसके 5 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हों, 35 लाख से ज्यादा जिसके एक्टिव सब्सक्राइबर्स हों, अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके ऊपर सरकार ने हाल ही में कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अधीन रहते हुए कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर हमें जांच करके दो कि चल क्या रहा है, अदरवाइज फिर हम और ऊपर की कार्रवाई करेंगे। हम सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बात करेंगे कि वो आपके मामले में इंटरफेयर करें। आपको याद होगा हमने अप्रैल 30 के अंदर ये खबर कवर की थी कि ईडी ने इनके प्रमाइसेस को, बायजूस के जो प्रमाइसेस हैं, फॉरेक्स रूल्स के अंदर वायलेशन के कारण इनके यहां पर रेड की थी और इनके यहां पर जानकारी जुटाई थी। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया निकल कर, लेकिन 7 मई को एक न्यूज आई कि कोई भी फेमा का वायलेशन इस पूरी घटना के अंदर तब नहीं पाया गया था। आज सुर्खी क्या है? गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया है बायजूस के अकाउंट बुक्स का, यानी कि अब इनके ऊपर ईडी की रेड नहीं पड़ रही है। असल में जो इनके अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का मतलब इनका जो लेखा जोखा है, उन अकाउंट बुक्स को एक बार वापस से कहा गया है कि इन अकाउंट बुक्स का इंस्पेक्शन किया जाए। इस बात को समझने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा बात समझा देता हूं। एक मान लीजिए कि आप में से कोई भी व्यक्ति है जो कि छोटी मोटी दुकान चलाता है। मान लीजिए कि आपका एक दुकान है और उस दुकान का आपके साथ में व्यापार जो है वो इस प्रकार से है कि आप कस्टमर्स को अपने द्वारा कोई वस्तु बेचते हैं और किसी अन्य वस्तु को आप किसी अन्य सप्लायर के माध्यम से खरीदते हैं। कोई दुकान है तो उसमें कोई माल आएगा भी और कोई जाएगा भी। माल का आना जाना धन से होता है। कॉमर्स की भाषा में इन्हें डेबिट क्रेडिट कहते हैं। और इस भाषा के आधार पर आपके द्वारा एक शीट तैयार की जाती है जिसमें आप लिखते हैं कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और अंत में लिखते हैं कितना पैसा बचा। यह प्रकार की जो शीट है लेमैन भाषा में कि हमने इतने का माल खरीदा, हमने इतने का माल बेचा, हमारे ये खर्चे रहे, हमारे ये उपलब्धियां रही, और इनका पूरा तरह से एक बैलेंस कि हमारे पास फिलहाल ये चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये वाली जो चीज है ना, इसे कहा जाता है बैलेंस शीट। क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? आपको अपना नफा और नुकसान जिस पेपर में लिखना हो, और उस पेपर को लिख करके और फिर आपको उस पेपर को अपने पास जमा करके रखना हो, यह अकाउंट्स का सबसे बुनियादी काम है। यदि आप भी कोई छोटा मोटा व्यापार करेंगे, मान लीजिए ये कोई व्यापारी है, तो यह व्यापारी अपनी पूरी एक बैलेंस शीट बनाएगा। क्या व्यापारी बैलेंस शीट बनाना जानता है? आंसर है व्यापारी नहीं जानता है। तो वो क्या करता है? वो अकाउंटेंट रख लेता है अपने पास में। अकाउंटेंट का काम आजकल सीए फर्म्स बहुत अच्छे से करवा देती हैं। चार्टर अकाउंटेंट जिन्हें आप कहते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपका व्यापार बड़ा है तो बड़े व्यापार के अंदर आपके जितने भी क्रेडिट डेबिट जो भी आपकी इनवॉइसेस हैं, उन सबको वो एक शीट बनाकर अपने पास रख लेते हैं। इस प्रकार की फर्म्स को आप सीए फर्म्स के माध्यम से कंसीडर करते हैं। आगे क्या होता है? अब
आपको खुद से मालूम है, अच्छा मेरी बैलेंस शीट इसमें मैं क्या डालूं, ये तो मेरे ऊपर होना चाहिए। लेकिन असल में क्या होता है साथियों, जब कंपनी के अंदर ज्यादा लोग काम करने लगते हैं, कंपनी का धीरे धीरे वैल्यूएशन बढ़ने लगता है, कंपनी कंपनी एक्ट के तहत काम बड़े लेवल पर करने लगती है, तो वहां पर और धीरे धीरे कॉम्प्लायंसेस बढ़ने लगते हैं। कॉम्प्लायंसेस जैसे भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बड़ी कंपनी किसी एक व्यक्ति के निर्णय के कारण अचानक बर्बाद ना हो जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए वो जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है उसमें समय समय पर निगरानी करती है कि कौन व्यक्ति इस कंपनी के मालिकों के साथ बैठ उठ रहा है। डायरेक्टर्स बोर्ड में कंपनी का ऑनर कितना परसेंटेज लेके बैठा हुआ है, जहां निर्णय किए जाते हैं। क्योंकि आप ये समझकर चलिए, अगर कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि अपन बायजूस की बात करें, जिसने 2500 कर्मचारियों को तो केवल इसलिए निकाल दिया कि भाई सैलरीज ज्यादा हो गई हैं, निकाल दो, तो विचार करो जिसने 2500 तो एक झटके में निकाल दिए, लगभग 10-1000 कर्मचारी होंगे। विचार करिए कि देश में अचानक एक कंपनी अगर बंद हो जाए तो 10,000 कर्मचारियों के घर पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार बड़ी कंपनियों पर बहुत ज्यादा नजर रखती है कि इनके किसी एक निर्णय की वजह से पूरा सिस्टम तहस नहस ना हो जाए। इसलिए जो डायरेक्टर्स बैठते हैं, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स जहां होती है, वहां पर डायरेक्टर कौन बैठ रहा है, किस तरह से बैठ रहा है, उन पर निगाह सरकार के द्वारा रखी जाती है। ये सब लोग मिलकर करते क्या है भाई, कंपनी का जो व्यापार चल रहा है उसकी बैलेंस शीट को पूरी तरह दुरुस्त रखना है, ये सीए के माध्यम से देखते रहते हैं। अब आप सोचिए, आप कोई व्यापार करते हो, आपको डर कब लगेगा कि मेरा व्यापार बंद हो सकता है? ये कब लगेगा? जब आपके घाटे ज्यादा होंगे। यानी कि अगर मैं आपसे करूं नफा और नुकसान की बात, तो आपके नुकसान और नफा यानी कि लाभ, इनमें से अगर नुकसान ज्यादा होगा तो आपकी बैलेंस शीट गड़बड़ाने लगेगी। अब आपको क्या डर लगेगा कि मेरा नुकसान इतना ज्यादा है कि अगर मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज को पता चल गया कि मेरा नुकसान इतना ज्यादा है, वो नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे, उन्हें डर लगेगा कि यार ये तो चला ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर मेरा नुकसान ज्यादा है तो जो इन्वेस्टर मेरी कंपनी में पैसे लगा के बैठा है वो मेरा माथा खाएगा कि तुमको इतना पैसा मैंने दिया था, उस पैसे को लेके कहां चले गए तुम। इसलिए क्या होता है कि इन अकाउंट बुक्स के अंदर हेरफेर की जाती है। हेरफेर का मतलब क्या होता है? इनमें गड़बड़ की जाती है। गड़बड़ से मतलब दिखाने के लिए नुकसान को हटा दिया जाता है और लाभ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। लेकिन केवल टाइप करने से ही थोड़ी होता है, उसके बिल भी चाहिए होते हैं, खर्चे भी दिखाने होते हैं, लाभ की जगह भी दिखानी होती है। यानी किसी भी कंपनी के द्वारा जो बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, वो बैलेंस शीट उस कंपनी के पूरा की पूरा, समझिए कि उसकी पूरी बॉडी का सिटी स्कैन होता है। और चूंकि ये काम कोई बड़ी सीए कंपनी करती है, इसलिए सीए कंपनी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस बैलेंस शीट को फेक ना बनाया जाए, वो सही बनाया जाए। अगर ये बैलेंस शीट फेक बन गई तो सीए जो व्यक्ति है उसके सर्टिफिकेट को सरकार अमान्य कर सकती है, पनिशमेंट तक दे सकती है। ठीक है, यानी ये काम अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसी वजह से भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट के तहत ये प्रावधान रखे हुए हैं कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो ना केवल अपनी बैलेंस शीट बनाएंगी किसी सर्टिफाइड अकाउंट्स के थ्रू या फिर चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू, इसके अलावा वो अपने अकाउंट्स का समय समय पर ऑडिट भी कराएंगी। अब ये ऑडिट क्या होता है, आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे कभी आप घर में पापा से कुछ पैसे लिए, पापा मेरे को 1000 रुपए दे दो, मुझे कुछ सामान लेके आना है। पापा ने आपको 1000 रुपए दिया, आपने छुटमुट सामान खरीदने की बात कही, मैं ये सामान खरीद कर लाऊंगा। पापा को ये बात समझ में आ गई कि ये सामान खरीद के तो ले आया। आप जब लौट कर आए, पापा ने पूछा जरा बताओ बेटा पैसा कहां कहां खर्च किया। तो देखो, आपने भी पैसा समझदारी से खर्च किया था, यानी अकाउंट्स तो आपने भी मैनेज किया था। पापा ने दोबारा पूछ के आपके अकाउंट को क्रॉस चेक किया, दैट इज नॉन एज ऑडिटिंग। आपकी बातों की जानकारी दोबारा क्रॉस चेक की गई कि आप सही तो बोल रहे हो ना। तो वो जो ऑडिटिंग की जाती है ना, वो ऑडिटिंग बहुत मायने रखती है। अब सर आप पूछेंगे ऑडिटिंग करने के लिए भी कोई फर्म होती है क्या? भाई साहब, ऑडिटिंग करने के लिए जो फर्म होती है, जैसे हमारे देश के अंदर जो सीएजी है, जिसका नाम है असल में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो असल में करता क्या है, भारत सरकार के जितने भी अकाउंट हैं उन सब की ऑडिटिंग ही तो करता है। वो ऑडिट करके ये पहचानता है कि भारत सरकार ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी है। इसी प्रकार से देश के अंदर जितनी भी जगह पैसे का काम ट्रांजैक्शन होता है, वहां पर आपको कंपनी के एक्ट के तहत ऑडिटिंग भी करानी होती है, वो भी कोई बड़ी सीए फर्म ही करती है। अभी तक क्या हो रहा था, अब उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको यह बात समझ में आ गई होगी
तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इसको ऐसे समझिए कि ये वाली जो कंपनी है ना, फिलहाल के लिए समझिए कि ये बायजूस है। बायजूस के अपने अकाउंट्स थे, इन अकाउंट्स को कोई सीए फर्म मैनेज कर रही थी और इन अकाउंट्स की अभी ऑडिटिंग होनी थी। और वो ऑडिटिंग कौन करने वाली कंपनी थी? उसका नाम था डेलॉइट। ये डेलॉइट नाम की जो कंपनी है ना, ये इंग्लैंड की एक बहुत ही फेमस कंपनी है, दुनिया के अंदर ऑडिट करने के लिए जानी जाती है ये। यानी अगर डेलॉइट ने अपना ऑडिट सर्टिफिकेट लगा दिया कि हाँ भाई मैंने इस कंपनी के वो देख लिए हैं, अकाउंट्स देख लिए हैं, और इसने कह दिया कि अलाउड है, इसका मतलब इसकी बैलेंस शीट सही है। अब हुआ क्या, लंबे समय से इनके अकाउंट की ऑडिटिंग नहीं हो पा रही थी। डेलॉइट लगातार अकाउंट की ऑडिट करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऑडिट नहीं हो पा रही थी। ये प्राइवेट कंपनी है डेलॉइट। इसने कई बार कोशिश की, जब अकाउंट का ऑडिट नहीं हो पाया तो फाइनली डेलॉइट ने बायजूस का साथ छोड़ दिया। उसने कहा देखो 2016 से 2020 तक मैं तुम्हारे साथ रह लिया, 2021 से अपना रिन्यू हुआ था, मैं अगले 5 साल आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। 2023 के अंदर यानी अभी से कुछ दिनों पहले ही डेलॉइट ने बायजूस का साथ छोड़ दिया। जब डेलॉइट ने साथ छोड़ा तो लोगों के अचानक कान खड़े हो गए। इसका मतलब कुछ तो फिशी चल रहा है, मार्केट में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ क्या चल रही है? इसका मतलब इनकी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है, इन्होंने कुछ ऐसा छुपाया है जो कि डेलॉइट को पता चल रहा था लेकिन ये लोग बताने नहीं दे रहे थे, इसलिए डेलॉइट साथ छोड़ गए। इससे सरकार के कान खड़े हो गए। एक कंपनी जिसके ऑडिट मात्र से सरकार खुश हो जाती है कि हाँ भाई डेलॉइट ने ऑडिट कर दिया, इसका मतलब सब सही चल रहा है, पर अचानक डेलॉइट मना कर दे कि मैं काम नहीं करूंगा इनके साथ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और ये जो कुछ गड़बड़ है ना, जो डेलॉइट ने पता लगाई, बस इसी गड़बड़ को सरकार ने फिलहाल के लिए अपने लिए एक आई कैचर पॉइंट बना लिया कि यहां चेक करना है, मामले में कुछ गड़बड़ चल रही है। डेलॉइट जैसे ही गया इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जितने भी जो कंपनी के मालिक लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनमें आपको कुछ लोग बाहर से बैठाने पड़ते हैं। इनमें से 3 डायरेक्टर्स ने इनके बायजूस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया। इससे फिर सरकार को यह समझ में आया कि कुछ तो बड़े लेवल पर चल रहा है। फिर धीरे धीरे आंकड़े आने लगे। जिस कंपनी की वैल्यूएशन $20 बिलियन क्रॉस हो गई थी, वर्तमान में उसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन के आसपास आ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि बायजूस बहुत तेजी से नीचे की तरफ वैल्यूएशन में आता जा रहा है। रविंद्रन बायजूस, जिनका कंपनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिनके पास बड़ी मात्रा में शेयर थे, वो फोर्ब्स के अनुसार बिलियनियर हुआ करते थे, वो बिलियनियर लिस्ट से नीचे आ गए। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि बायजूस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखना होगा कि क्या बायजूस इस पूरी घटना से निकलकर आ पाता है। अब इनको आप सुर्खियों के रूप में देख लीजिए। हाँ, शाहरुख खान ने तो अब यह कह दिया है कि वो इनका एडवर्टाइज नहीं करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दें, जिन भी चैनल्स पर आप कनेक्टेड हैं, जिन भी साथियों के साथ कनेक्टेड हैं। बातें बाजार की को अपने साथियों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बाजार की बातें हैं तो यहां पर होंगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑर्डर इंस्पेक्शन बायजूस अकाउंट बुक्स, ये आपके सामने खबर है, आप यहां पर देख सकते हैं। फोर्ब्स के अनुसार बिलियनियर की लिस्ट से बाहर हो गए हैं रविंद्रन बायजूस, और जब वो बाहर हुए हैं तो उनकी खबर जो है यहां पर बनकर आ गई है। फोर्ब्स के अनुसार जो इनकी वेल्थ हुआ करती थी 1.59, अब ये इस लिस्ट से नीचे आ गए हैं। बायजूस की स्थापना किसने की थी? बायजूस रविंद्रन ने की थी। अपने ही नाम पर इन्होंने कंपनी का नाम बायजूस रखा। इनकी असल कंपनी का नाम थिंक एंड लर्न नामक कंपनी था। थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी था, लेकिन अपने नाम के ऊपर इन्होंने, क्योंकि इनका नाम रविंद्रन बायजूस था, तो इन्होंने कंपनी का नाम ही बायजूस रख दिया। और इन्होंने 11वीं 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स पर मेजरली फोकस किया। 2015 में इन्होंने बायजूस एप्लीकेशन लॉन्च किया था। 3 महीने में इन्हें 20 लाख स्टूडेंट मिल गए थे। 2017 में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 2018 में ये यूनिकॉर्न बन गई थी। 2019 में इन्होंने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप करी। 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप ये बन गया था। 2020 के अंदर बायजूस ने कोडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम व्हाइट हैंड जूनियर है, इसका अधिग्रहण कर लिया था। 2021 में इन्होंने आकाश एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसका अधिग्रहण 7300 करोड़ में कर लिया था। जून 2021 में पेटीएम को पीछे छोड़ते हुए बायजूस भारत का सबसे ज्यादा वैल्यू वाला स्टार्टअप बन गया था। 2000 मतलब धीरे धीरे बायजूस ऐप पर 15 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका था। 1701 शहरों में यह फैला हुआ है। 5 करोड़ से ज्यादा
स्टूडेंट ने इनको डाउनलोड किया हुआ है। 35 लाख स्टूडेंट पेड सब्सक्राइबर के रूप में इनके पास हैं और 71 मिनट हर बच्चा इनके एप्लीकेशन पर बिता रहा है। ये चीज यहां पर निकल करके आई है। तो फिलहाल कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है, ऐसा सूत्रों के अनुसार निकलकर आ रहा है। और यह भी देखा गया है अगर ये मामले में गड़बड़ करते हैं तो अगली जो जांच करेगा वो SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस करेगा। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जिसकी स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के लिए ही की गई थी, वो इस कार्य को करेगा। क्योंकि टीम के अंदर 3 डायरेक्टर्स ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से सिकोया कैपिटल के जीवी रविकृष्णन, प्रोसेस के रसेल ड्रेसनस्टॉक, जुकनबर्ग इनिशिएटिव के विवियन वू ने बायजूस बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से यह काम हुआ है। ये डेलोइट नामक कंपनी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसने इनकी ऑडिट करने से इनकार कर दिया था, जिससे ये सारा मामला फैला था। बायजूस अब क्या कर रहा है, उसने अपनी एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है जो आने वाले समय में जो भी ऑडिटर्स आएंगे उनको सलाह देगी। सरकार का इनके ऊपर पूरा ध्यान है, ये देखना है कि ये क्या करेंगे। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि बायजूस $1 बिलियन की वैल्यूएशन जुटाने का कार्य करेगा। देखिए एक दौर था जिस समय बायजूस का IPO आने वाला था, यानी कि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि ये 20 बिलियन वैल्यूएशन की दौर में सीधा IPO में जाएंगे, लोगों से सीधा शेयर खरीदेंगे, बिकवाएंगे और उससे सीधे मालामाल हो जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से ये नीचे आते जा रहे हैं, लगता नहीं है आने वाले समय में जल्दी ही बायजूस अपना वो IPO ला पाएगा। लेकिन बायजूस ने जो 7300 करोड़ के अंदर आकाश खरीदा था ना, आकाश जो IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कराता है, सुनने में आ रहा है कि वो जो है उसका IPO लाने की ये लोग फिलहाल कोशिश करेंगे, ताकि उस IPO से पैदा हुए पैसे को ये लोग काम में ले सकें। ठीक है, फिलहाल इनकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और ये अपने ब्रांडिंग पार्टनर्स को, BCCI, ICC, फीफा को रिन्यू नहीं करेंगे। शाहरुख खान ने इनके साथ आने से इनकार कर दिया है कि भैया अब हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है स्टार्टअप्स में क्या चीजों की कमी होती है, क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बातें बाजार की को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर से ज्यादा साथियों से साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा बाजार से संबंधित जो खबरें हैं वो आने वाले समय में मिलती रहे। बाकी जो भी हमारे साथी हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला है, अंकित इंस्पायर इंडिया अपनी पाठशाला, हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पर हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।